हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 1 का थ्योरी देखेंगे। उसके बाद उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। चलिए देखते हैं आज का चैप्टर 1 का थ्योरी क्या है पॉलिटी का, क्लास 6 का। पहला है, थ्योरी में कुछ दिया हुआ है, विविधता और असमानता की बुनियादी। विविधता का अर्थ होता क्या है? विविधता का अर्थ होता है लोगों के बीच धर्म, खान पान, रहन सहन, भाषा, त्यौहार और पहनावे के आधार पर मिलने वाली भिन्नताओं को विविधता कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोगों के बीच में धर्म के आधार पर, खाना पीना के आधार पर और उसके रहन सहन के आधार पर और भाषा के आधार पर, पर्व त्यौहार के आधार और पहनावे माने वेशभूषा के आधार पर अगर हम उसमें जो भिन्नता पाया जाता है उसे ही विविधता, उसे ही क्या कहा जाता है? विविधता कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है गैर बराबरी यानी असमानता। गैर बराबरी यानी असमानता, इसका अर्थ यह है कि कुछ लोगों के पास वे अवसर और संसाधन जैसे कि जमीन या पैसा नहीं होते हैं जो दूसरों के पास होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों के पास ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ अर्थ नहीं होती है, अवसर और संसाधन नहीं होती, जैसे कि ज़मीन नहीं होती है, पैसा नहीं होती है, जो दूसरों से क्या होती है, वो अलग होती है। इसीलिए वो उसको, उसे हम क्या कहते हैं, उस वर्ड को यानी गैर बराबरी यानी असमानता कहा जाता है। उसके बाद है गरीबी और अमीरी। गरीबी और अमीरी कोई विविधता का रूप नहीं होता है। गरीबी और अमीरी कोई विविधता का रूप नहीं होता है, बल्कि यह समाज में व्याप्त असमानता को दर्शाती है। अगर कोई बोलता है कि गरीब और अमीर से विविधता होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि यह होती है समाज में व्याप्त असमानता को दर्शाता है। गरीबी और अमीरी से विविधता नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? व्याप्त असमानता को दर्शाती है। जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था असमानता का एक और बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, अगर आप समाज में जाति के स्वरूप देखते होंगे तो देखते होंगे कि जाति के आधार पर असमानता को बांट दिया जाता है, जिसमें जन्म के आधार पर लोगों का काम और स्थान तय किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो दलित समाज से है तो वो, उसका अगर जन्म दलित समाज में हुआ तो वो दलित ही कहलाएगा, ना कि वो ये सामान्य में आ सकते, ऐसा कुछ नहीं होती है। बस लोग समाज में जाति के आधार पर और असमानता में बांट देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति भी और व्यवस्था भी क्या होती है? असमानता का एक बड़ा उदाहरण होती है। अगला दिया हुआ विविधता का कारण। विविधता होता क्यों है? इसका कारण कुछ दिया हुआ है, जैसे ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक। ऐतिहासिक कारक और भौगोलिक कारक, किसी भी क्षेत्र की विविधता पर वहाँ के इतिहास और वहाँ के भूगोल जैसे कि जलवायु, मिट्टी, पहाड़, समुद्र की निकटता गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी विविधता जो होती है उसके इतिहास से, किसी जगह के इतिहास से मालूम चलती है कि उसका इतिहास पहले क्या था, है ना। उसके बाद आता है भौगोलिक व्यवस्था। भौगोलिक आधार होती है कि वहाँ का जलवायु कैसा है, मिट्टी कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है या समुद्री निकटता है। यह हर जगह से भौगोलिक व्यवस्था से भी अलग अलग हो जाती है। उस प्रकार हम विविधता को हम भौगोलिक आधार पर भी मान सकते हैं, जैसे कि हर क्षेत्र का अलग अलग जलवायु होती है, हर क्षेत्र का अलग अलग मिट्टी होती है, हर क्षेत्र में पहाड़ी नहीं होती, कुछ क्षेत्र में पहाड़ी होती है तो कुछ क्षेत्र में पहाड़ी नहीं होती। कहीं पे समुद्र की, कुछ क्षेत्र समुद्र के निकट होती है तो कुछ समुद्र के दूरी होती है। इस तरीक़ा से भौगोलिक आधार पर विविधता को हम मान सकते हैं। यह सब विविधता पर गहरा प्रभाव डालता है, भौगोलिक और ऐतिहासिक। उसके बाद आता है यातायात और प्रवास। यातायात और प्रवास, यातायात और प्रवास भी भौगोलिक व्यवस्था को प्रभावित डालती है, यानी विविधता कारण होती है। प्राचीन काल में भोजन, काम की तलाश में या युद्ध के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वहीं बसने में नई पुरानी संस्कृति का मिश्रण तैयार होता था। यानी कि यातायात के तौर पर और प्रवास के आधार पर भी क्या होता है कि विविधता का कारण बनता था। कहने का मतलब है कि पुराने ज़माने में लोग क्या होता था कि कहीं जाता था भोजन के तलाश में और काम की तलाश में जाता था, वहाँ पर युद्ध के कारण कई जगह दूसरे जगह पर जाते थे तो वहीं पर क्या होता था, वो बस जाते तो वहीं अपना घर बसा लेते थे और वहीं की पुरानी संस्कृति भी लोग क्या कर लेते थे, अपने आप को, खुद को वो अपना लेते थे। ये संस्कृति, पुरानी संस्कृति भी लोग वहाँ अपने आप को अपना लेते थे। अगला है लद्दाख और केरल का तुलनात्मक अध्ययन क्या है? लद्दाख, जिसको हम लोग शीत मरुस्थल भी कहते हैं, लद्दाख को हम लोग शीत मरुस्थल भी कहते हैं, लद्दाख को हम लोग शीत मरुस्थल भी कहते हैं, लद्दाख को हम लोग शीत मरुस्थल भी कहते हैं। लद्दाख जो है उसे हम शीत मरुस्थल भी कहते हैं। अब देखते हैं इसका क्या है भौगोलिक स्थिति। लद्दाख का भौगोलिक स्थिति क्या है?
लद्दाख जो होती जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा और सूखा मरुस्थलीय इलाका है। हम लद्दाख को शीत मरुस्थल भी कहते हैं, जो कहाँ बसा हुआ है, यह जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा और सूखा मरुस्थलीय इलाका है। अब देखिए कृषि का सीमा वहाँ पर क्या है, यहाँ बहुत कम बारिश होती है, इसलिए खेती लगभग नामुमकिन। यानी पीने के पानी के लिए लोग गर्मियों के में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर होता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होती है कि बारिश की मात्रा बहुत कम होती है, लोग वहाँ के पानी पीने के लिए भी क्या होती है, गर्मियों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहता है। लद्दाख एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्या होता है कि लोग पानी के पीने के लिए भी गर्मी के मौसम में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करता है। अब पश्मीना ऊन लद्दाख का सबसे फेमस जो होती है प्रसिद्ध पश्मीना ऊन पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है। यह लद्दाख में जो पाया जाता है पश्मीना ऊन, लद्दाख के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसकी कीमती पश्मीना ऊन मिलता है, जिससे महंगी महंगी चादर भी बनती है। अब होता है हम लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है, अब वो क्वेश्चन देता है कि हम छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है छोटा तिब्बत, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा था, तिब्बत पहुंचा था, और इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। क्वेश्चन दे देगा कि लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं, लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहता है। अब केसर सागा, यह है केसर सागा। केसर सागा क्या होता है, यह तिब्बत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय ग्रंथ है जिसे लद्दाख में मुसलमान और बौद्ध दोनों धर्मों के लोग गाते और नाटक के रूप में खेलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा कि केसर सागा किन किन धर्मों को लोग गाते और नाटक के रूप में खेलते हैं, तो मुसलमान और बौद्ध धर्म, मुसलमान और बौद्ध धर्म। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट क्या दिया हुआ, केरल यानी तटीय राज्य केरल। भौगोलिक स्थिति केरल का क्या दिया हुआ है, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा राज्य है जो एक तरफ समुद्र से दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। केरल एक ऐसा राज्य है जो भारत के किस दिशा में है, यहाँ पर दिशा दिया हुआ है, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम के कोने में बसा एक राज्य है, और यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन दे देगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ है और पहाड़ी से घिरा हुआ है। इसका आंसर आपका क्या होगा, केरल हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कुछ थ्योरी में कि मसालों का केंद्र केरल की पहाड़ी काली मिर्च, लौंग, इलायची जैसे मसालों के लिए प्रसिद्ध है जिन्होंने दुनिया भर के व्यापारियों को आकर्षित किया था। मसालों का केंद्र भी केरल को कहा जाता है। केरल का पहाड़ी जो है इलायची पहाड़ी है, लौंग पहाड़ी है, ये काली मिर्च है, सब के लिए प्रसिद्ध है, जो जिसके कारण ही दुनिया भर के व्यापारी का यह क्या हुआ आकर्षित का केंद्र होता है, मसालों केंद्र। अगला है विदेशी प्रभाव। ये विदेशी प्रभाव केरल पे विदेशी प्रभाव क्या होता है वो देखते हैं। विदेशी प्रभाव क्या है, यहाँ सबसे पहले यहूदी और अरबी व्यापारी आए थे। क्वेश्चन दे देगा कि केरल में सबसे पहले कौन व्यापारी आए थे, यहूदी और अरबी व्यापारी आए थे। ईसा मसीह के धर्मदूत सेंट थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ ईसाई धर्म लेकर आए थे। ये ईसा मसीह के धर्मदूत सेंट थॉमस लगभग 2000 वर्ष पहले यहाँ ईसाई धर्म को लेकर आए थे। अगला यहाँ पे दिया हुआ है इब्न बतूता का विवरण। करीब 700 साल पहले आए अरब यात्री इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत के में यहाँ मुसलमानों के जीवन और उनके सम्मानजनक स्थान के बारे में लिखा है। अब यहाँ पर दे देगा कि इब्न बतूता कहाँ के थे, अरब यात्री थे इब्न बतूता, जो अपने यात्रा वृत्तांत में यह मुसलमानों के जीवन और उनके सम्मानजनक स्थान के बारे में लिखा था। अब चीना वाला देखिए, चीना वाला क्या होता है, चीना वाला वहाँ केरल में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल में होने वाले जाल को चीना वाला कहा जाता है, जो चीनी जालों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि चीना वाला जाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह चीनी जालों से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए हम चीना वाला कहते हैं। और चीना वाला जाल से क्या होता है, केरल में मछली पकड़ने का काम होता है। चीना चट्टी क्या होता है, केरल में तलने मतलब मछली को केरल में तलने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन को चीना चट्टी कहते हैं, जिसमें चीन शब्द इसके चीनी इतिहास की ओर इशारा करता है। चीना चट्टी से क्या होता है कि केरल में तलने के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन को चीना चट्टी कहते हैं, जिसमें चीन शब्द से इसमें चीनी के इतिहास की इशारा होती है। अगला है अनेकता में एकता, ये भी उसमें पॉइंट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम अलग धर्म, भाषा और रक्त क्षेत्रों में पुरुषों महिलाओं ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। राष्ट्रीय आंदोलन में अनेकता में एकता का नारा, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की इस अनोखी ताकत को स्पष्ट करने के लिए अनेकता में एकता का विचार दिया था। अभी देखिए यहाँ पे कि अनेकता में एकता का विचार कौन दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे, है ना। भारत की खोज, जिसको हम द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलते हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसकी खोज पुस्तक का राइटर अब यहाँ पर दिया हुआ है, भारत की खोज। इस प्रसिद्ध पुस्तक में नेहरू जी ने लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर हर तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। अगला दिया हुआ है राष्ट्रगान, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का एक सशक्त अभिव्यक्ति है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि गुरुदेव किसे कहा गया, इतिहास में गुरुदेव किसे कहा गया, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा गया है, और वही थे जो राष्ट्रगान के रचयिता किए थे। और राष्ट्रगान गाने का समय कितने समय लगता है राष्ट्रगान गाने में, ये आपका 52 सेकेंड लगता है। कितना, 52 सेकेंड लगता है, 52 सेकेंड लगता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, विविधता और सामाजिक संबंध। अब यहाँ पर कुछ कहानी के बारे में दिया गया है, ये अपना कहानी आप लोग देख लीजिए किताब में क्या दिया हो, समीर 1 समीर 2 कहानी, इस कहानी के माध्यम से पुस्तक मुझे समझाया गया था। आप लोग कहानी देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है पॉइंट में संस्कृति आदान प्रदान, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं तो उनकी भाषा, भोजन, संगीत में पुराना और नई जगहों का मिश्रण हो जाता है, जिसमें क्या होती है, एक मिश्रित यानी संस्कृति का जन्म होता है। कहानियों में विविधता, संस्कृति का आदान प्रदान क्या होता है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, उनकी भाषा, भोजन, संगीत में पुरानी और नई जगहों का मिश्रण हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लोग अगर एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो माहौल होती है, वहाँ का संस्कृति होती है, वहाँ की भाषा होती है, भोजन होती है, संगीत होती है, वो और उनका खुद का, ये दोनों अगर मिल जाती है तो यह क्या होती है, मिश्रित संस्कृति यानी हाइब्रिड संस्कृति का जन्म होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, लद्दाख और केरल के कुछ अतिरिक्त तथ्य। लद्दाख में व्यापारी क्या, लद्दाख को एक अच्छा व्यापारिक रास्ता माना जाता था, क्योंकि यहाँ कोई घाटियाँ नहीं थी जिनसे होकर व्यापारी आज के तिब्बत पहुँचते थे और अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम और दरियाँ ले जाते थे। अब देखिए, अधिकतर यहाँ पे घाटियाँ नहीं था जिनसे होकर व्यापारी आज के तिब्बत पहुँचते थे और अपने साथ मसाला, कच्चा रेशम ले जाते थे। केरल की ओणम प्रतियोगिता, अब देखिए ओणम एक त्यौहार है जो केरल का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है, और इस त्यौहार का सबसे बड़ा आकर्षक वहाँ होने वाली नाव प्रतियोगिता है। नाव प्रतियोगिता भी ओणम को कहा जाता है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो केरल का है, और ओणम को हम नाव प्रतियोगिता त्यौहार भी कहते हैं। वास्को द गामा का आगमन, वास्को डी गामा
पुर्तगाली खोज यात्री वास्को डी गामा ने जब पानी के जहाज से भारत का रास्ता खोजा तो सबसे पहले केरल के काली तट पर ही उतरा था। चलिए पहले आप लोग बताइए तो जब वो कालीकट पहुँचे थे, कालीकट पहुँचे कब थे ये पहले आप लोग बता दो कमेंट में। और उसके बाद बताना है आपको कि कालीकट जब पहुँचे थे उसका स्वागत कौन किए थे, वो व्यक्ति का नाम बताना है आप लोग को कमेंट में। स्वतंत्रता और संग्राम प्रतीक, भारतीय झंडे का महत्व, स्वतंत्रता, अमृत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय ध्वज का उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ विरोध और पूरे देश में एकता का प्रतीक के रूप में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो पता ही होगा। चलिए आप लोग कमेंट बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यह हुआ था अमृतसर में। इस नरसंहार के बाद गाए जाने वाले देशभक्ति गीतों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के लोगों की संयुक्त वीरता और बलिदान को दर्शाया था। संस्कृति विविधता का सम्मान, नेहरू जी के अनुसार भारतीय एकता का मूल मंत्र यही है कि हम दूसरों के रीति रिवाजों और विश्वासों को न केवल सहे बल्कि उनका सम्मान भी करें। नेहरू जी का कथन था कि हम भारतीय एकता का मूल मंत्र यही है कि हम दूसरे रीति रिवाजों और विश्वासों को न केवल सहें बल्कि उनका सम्मान भी करें। चलिए देखते हैं, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग तो पहले ये सब्जेक्ट, ये जो इसका जो थ्योरी था चैप्टर 1 का थ्योरी समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार दोबारा आप लोग वीडियो का थोड़ा सा 2x पे देख सकते हैं, दोबारा समझ लीजिएगा। उसके बाद पर चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव का आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में दे सकते हैं। चल देखते हैं, लद्दाख के लोग मुख्य रूप से किस पशु को पालते थे। लद्दाख के लोग मुख्य रूप से किस पशु को पालते थे। ऑप्शन दिया हुआ है, गाय को, पश्मीना बकरी को, याक को, भेड़ को। इसका आंसर पश्मीना बकरी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत के किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन तो अभी ऑप्शन और थ्योरी बताए थे अभी कि भारत के किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु है, लद्दाख है, केरल है, आंध्र प्रदेश है। इसका आंसर आपका केरल होगा। और ओणम को ही क्या कहते हैं, नाव का प्रतियोगिता कहते हैं, नाव का प्रतियोगिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, ये अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था। महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू, आपको आंसर भी दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल में होने वाले चीनी जाल को क्या कहा जाता है। चीना वाला, चीना चट्टी, केतली, डोंगी। इसका आंसर आपका होगा चीना वाला। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक भारत की खोज पुस्तक का रचयिता, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी है, JL नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर आपका होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म सबसे पहले किस स्थान पर पहुंचता था। इसका आंसर आपका होगा तिब्बत। अगला क्वेश्चन है, केसर सागा क्या था। तिब्बत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय ग्रंथ, केसर सागा तिब्बत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन आपका है, वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा समुद्र मार्ग से सबसे पहले भारत के किस तट पर पहुंचा था। कालीकट, गोवा, पश्चिम बंगाल। क्या होगा कालीकट। अगला क्वेश्चन है, समाज में फैली जाति व्यवस्था और अमीरी गरीबी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। विविधता का, संस्कृति भिन्नता का, असमानता का या राष्ट्रीय एकता का। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, क्या होगा इसका, गैर बराबरी। अंतिम क्वेश्चन आपका है, हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर होगा।
चलिए देखते हैं, जितना भी आपको सही हुआ होगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्रयास कीजिएगा इसको समझने का और आंसर देने का। अगर आप हमेशा चाहते हैं इसी प्रकार का वीडियो मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।